वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए एईसी प्लस लेके आया है आगाज सीरीज। इसमें हम लोग देखने वाले हैं टीसीएस ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा चुकी हम लोग पूरे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके हम लोग इस आगाज सीरीज में क्लब कर दिए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ आज बेसिक ऑफ आरसीसी। इसमें देखने वाले हैं क्या क्या क्वेश्चन बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका काम है बस कॉपी पेन नोट करिए, कॉपी पेन रखिए पास में और उसको जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आरसीसी पूरा कोडल प्रोविजन है, आप इसको नोट डाउन करते रहिए और बार बार रिवाइज करते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच लोड कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लाइव लोड एज 1.5 इन लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। यानी कि किस लोड कॉम्बिनेशन के साथ लाइव लोड आएगा जहां पे फैक्टर आपको 1.5 ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि जो लिमिट स्टेट है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इसमें क्या क्या आता है? फ्लेक्सर, शियर, टॉर्सन और आपका आएगा कंप्रेशन। चलिए ध्यान दीजिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या क्या आता है? फ्लेक्सर, शियर, टॉर्सन और कंप्रेशन। ऐसे ही आपका है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ध्यान दीजिए, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा आपका डिफ्लेक्शन, और क्या आएगा? और क्या आएगा बताइए? क्रैकिंग। ठीक है, और क्या आएगा? कोरोजन। और क्या आएगा बताइए? वाइब्रेशन और फायर। अब आपको ना ये दोनों जो है आपको याद होना चाहिए कि फ्लेक्सर, शियर, टॉर्सन, कंप्रेशन किस में आता है? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आता है। वैसे ही डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, कोरोजन, वाइब्रेशन, फायर किस में आता है? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आता है। आपको एग्जांपल दे देगा और पूछ देगा किस में आता है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, जो कोडल प्रोविजन दिया है लोड कॉम्बिनेशन के लिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए, आप देखिए डेड लोड लाइव लोड के लिए कितना दिया है? 1.5 1.5। ठीक है, डेड लोड प्लस बिन लोड प्लस earthquake लोड, डेड लोड प्लस बिन लोड प्लस earthquake लोड के लिए कितना लिया है? 1.5 या 0.9। और आपका बिन लोड और earthquake लोड के कितना लिया है? 1.5। ऐसे तीनों का कॉम्बिनेशन में कितना लिया? 1.2 1.2 1.2। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका 0.9 है ना, ये डैम वगैरह डिजाइन करते हैं तो उसमें ओवर टर्निंग के लिए होता है। ओवर टर्निंग के लिए बहुत बार पूछ चुका है कि ओवर टर्निंग में कितना पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं? 0.9। ठीक है, वैसे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में देखिए क्या है? 1 डेड लोड लाइव लोड का कॉम्बिनेशन 1 लेंगे। वैसे ही आपका डेड लोड और बिन लोड अर्थक्वेक में कितना लेंगे? 1 लेंगे। और तीनों का कंबाइन करेंगे तो 1 0.8 0.8 लेंगे। ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या है कि आपका क्वेश्चन बनते रहता है। अब क्वेश्चन पढ़िए। अब इसमें क्या पूछ रहा है? किसके साथ लाइव लोड का कॉम्बिनेशन में फैक्टर 1.5 का मल्टीप्लाई होगा? देखिए पीछे टेबल में देख चुके हो कि डेड लोड में होता है यहाँ पे लाइव लोड और ये होता है क्रेन लोड। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन आपका जो है, देखिए इसमें तो लाइव लोड है ही नहीं, इसमें लाइव लोड है ही नहीं, इसमें आपका है लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंटल लोड आ गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू IS 456 2000, if 28 cubic meter quantity is required for M25 grade of concrete at a site, the minimum number of cube samples should be taken from a site R। जब आपका 28 क्यूबिक मीटर का आपको क्या बनाना है? साइट पे आपका बनाना है। इसमें क्या है कि आपका जब 25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले रहे हैं तो कितना नंबर ऑफ सैंपल आप सिलेक्ट करेंगे साइट से? इसका टेबल है। टेबल देखिए क्या है कि आप ये डिपेंड किस पे करता है? जो सैंपल डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट वर्क पे। इसको हम लोग लेते हैं मीटर क्यूब में। किस में लेते हैं? मीटर क्यूब में लेते हैं। नंबर ऑफ सैंपल आप देखिए क्या ले रहे हैं। अगर आपका जो क्वांटिटी है 1 to 5 है तो हम लोग सैंपल लेंगे 1, यानी 1 सैंपल है, एक सैंपल में 3 क्यूब होता है। आप हमेशा ध्यान रखें, एक सैंपल का मतलब हुआ 3 क्यूब हुआ। ऐसे ही 6 से 15 में 2 सैंपल लिए, 16 से 30 में कितना लिए हम लोग? 3 सैंपल लिए, और 31 से 50 में हम लोग लिए 4 सैंपल। अगर 50 से ज्यादा हुआ यानी 51 से ज्यादा हुआ तो आपको क्या करना है? 4 + 1 हर 50 मीटर के लिए ऐड करते जाना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए किसके पूछ रहा है आपको, 28 क्यूबिक मीटर के लिए। 28 क्यूबिक मीटर टेबल में देखिए किस में आएगा आपका, देखिए इस वाले टेबल में आएगा 16 से 30 में। तो 16 से 30 में कितना सैंपल लेंगे, 3 सैंपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इसका सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तीसरा नंबर, विच ग्रेड ऑफ ओपीसी इज यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग लाइक ब्रिज, टॉल स्ट्रक्चर ईटीसी। आप पूछ रहा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ब्रिज, टॉल स्ट्रक्चर में हम लोग कौन सा ओपीसी ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो है ना, ये नंबर क्या है, देखिए ओपीसी का ग्रेड होता है 33, 43 एंड 53। ये आपको याद होना चाहिए, 3 ग्रेड है। ये जो नंबर क्या है, नंबर क्या बताता है, नंबर के बारे में थोड़ा समझिए। ये बताता है करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एट 28 डेज। नंबर क्या बताता है, करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है, जो कि 28 डेज पे बताता है। चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा डिटेल में जानिए। जो 33 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, इसको हम लोग यूज कब कहां तक करते हैं, M20 ग्रेड तक करते हैं। कहां तक, M20 ग्रेड तक अगर आप यूज कर रहे हैं तो ग्रेड 33 ओपीसी यूज कर सकते हैं। ठीक बात है। यूजेज कहां कहां करेंगे, यूजेज करेंगे आपका कहां कहां कर सकते हैं अपन, पीसीसी में कर सकते हैं, ठीक है, आपका पारपेट वॉल में कर सकते हैं, कंपाउंड वॉल में कर सकते हैं। कहां कहां यूज कर सकते हैं, पीसीसी में कर सकते हैं, पारपेट वॉल में कर सकते हैं, कंपाउंड वॉल में कर सकते हैं। इसका जो आईएस कोड होता है कितना होता है, 269। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो आपका 43 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ये कहां 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 तक यूज कर सकते हैं, जहां पे आपका M20 से M30 ग्रेड यूज हो रहा है वहां हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि आरसीसी, प्लास्टरिंग, कहां प्लास्टरिंग, ऐसे ही और कहां यूज कर सकते हैं हम लोग, फ्लोरिंग में। यहां पे यूज कर सकते हैं। इसका जो आईएस कोड आपका होता है, इसका आईएस कोड होता है 8112। ठीक है, क्या होता है 8112, ये आपको आईएस कोड इसका भी याद होना चाहिए। ऐसे ही आपका 53 है। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका 53 है, ये आपका अगर M30 ग्रेड है या उससे ज्यादा है तो हम लोग 53 ग्रेड यूज करते हैं। इसको यूज कहां कहां कर सकते हैं हम लोग, टॉल बिल्डिंग, फाउंडेशन, कहां कहां, फाउंडेशन में और ब्रिज में, ये सब जगह पे यूज कर सकते हैं। आपको पूरा ये सब याद होना चाहिए। इसका जो आईएस कोड है कितना है बताइएगा, इसका आईएस कोड कितना है, 12269। कितना है, 12269। ये पूरा डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ब्रिजेस, टॉल स्ट्रक्चर के लिए कौन सी ओपीसी ग्रेड यूज करते हैं। तो अभी बताया आपको 53 ग्रेड जो है हम लोग यूज करते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखिए, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, according to IS 102622019, the assumed standard deviation for M60 grade of concrete। अब ध्यान दीजिए, M60 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कितना स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग मानते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका भी एक टेबल है, आपको याद होना चाहिए। चलिए
यहां पे हम लोग लिख रहे हैं क्या, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, क्या लिख रहे हैं, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, और यहां पे हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको हम लोग नोट करते हैं सिग्मा से। ध्यान दीजिएगा, अब अगर आपका M10 से M15 है तो हम लोग क्या लेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, बताइए 3.5। अगर वही आपका M20 से M25 है तो कितना लेंगे बताइए, 4 लेंगे। वेरी गुड। फिर अगर आपका M30 से M60 है तो कितना लेंगे, 5 लेंगे। और अगर आपका M65 से M80 है तो कितना लेंगे, 6 लेंगे। ध्यान से आप टेबल को देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के आपका जो है कितना स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, ये आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, M60 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कितना स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। M60 ग्रेड कहां पे लाई करेगा, आपको M60 ग्रेड आपका यहां लाई करेगा, देखिए इस वाले में करेगा, यानी कि 5 आंसर होना चाहिए, 5, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, यहां पे गलत दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द मिनिमम नॉमिनल कवर रिक्वायर्ड फॉर द बीम मीट फॉर ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। बोल रहा है कि आपके लिए एक्सट्रीम कंडीशन के लिए कितना नॉमिनल कवर लेते हैं जो कि ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आपको पता है कि नॉमिनल कवर का क्या काम है, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो एक्सट्रीम कंडीशन के लिए नॉमिनल कवर कितना लेते हैं, चलिए देखिए, इसमें इसका भी थोड़ा टेबल है, इसका भी याद करिए। आरसीसी जो है ना आपका पूरा कोडल प्रोविजन है, तो आपको पूरा याद ही करना पड़ेगा। जहां समझना है मैं समझा ही रहा हूं। यहां पे क्या है आपका, एक्सपोजर कंडीशन, और यहां पे क्या है आपका, यहां क्या है, नॉमिनल कवर, जो कि आपका MM में होने वाला है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अगर आपका माइल्ड है, कंडीशन क्या हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, या फिर मॉडरेट हो सकता है, या क्या हो सकता है, सीवियर हो सकता है, या और क्या हो सकता है, वेरी सीवियर हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक्सट्रीम हो सकता है। चलिए माइल्ड के लिए हम लोग कितना लेते हैं, माइल्ड के लिए हम लोग कितना लेते हैं, 20 mm। ठीक है, और सही मॉडरेट के लिए कितना लेते हैं हम लोग, 30 mm। सीवियर है, इसके लिए कितना लेते हैं हम लोग, सीवियर के लेते हैं 45 mm। वेरी सीवियर के लिए कितना लेते हैं हम लोग, 50 mm। और एक्सट्रीम कंडीशन के लिए हम लोग लेते हैं 75 mm। आपको टेबल देखिए, आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। एक्सपोजर कंडीशन दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछ देगा कि किसके लिए नॉमिनल कवर कितना होगा। आपके क्वेश्चन में पूछा, किसके लिए पूछा है, एक्सट्रीम एक्सपोजर के लिए नॉमिनल कवर कितना होगा। एक्सट्रीम एक्सपोजर देखिए कहां पे है, लास्ट में है, जिसका क्लियर कवर कितना है, नॉमिनल कवर सॉरी कितना है, 75 mm, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ स्टील फॉर कोलैप्सिस। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर स्टील के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, देखिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील जो होता है 1.15 होता है। वहीं पे दूसरा क्या है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ, ये बताइए कितना होता है, बताइए आप, 1.5 होता है। ठीक है, ये कितना होता है आपका, 1.5 होता है। अब ध्यान दीजिए,
यहाँ पे आपका स्टील है, यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 है और कंक्रीट में 1.5 है। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे स्टील में कम है, यहाँ ज्यादा क्यों लिए? अब जो कंक्रीट है ये साइड पे बनता है, यहाँ पे क्या है कि आपका जो क्वालिटी कंट्रोल है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज्यादा है, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल अपने हाथ में नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो स्टील है आपका फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, इसलिए यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल हम लोग अच्छे से अचीव कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे 1.15 लेते हैं स्टील में और कंक्रीट में 1.5 लेते हैं। आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे पूछा किसके लिए? स्टील के लिए, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है 1.15। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट विल बी द परसेंटेज रिडक्शन इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इफ 5% NaCl प्रेजेंट इन वाटर? कह रहा है कि अगर 5% NaCl पानी में प्रेजेंट है तो कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका रिड्यूस हो जाएगा। इसका भी टेबल है, आईएएस कोड ने दिया है। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पे दीजिए साल्ट प्रेजेंट इन वाटर परसेंटेज के फॉर्म में, और यहां पे बता रहे हैं कि रिडक्शन इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, रिडक्शन इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ परसेंटेज के फॉर्म में। चलिए ठीक है, अगर आपका 0.5% सल्फेट रहता है, कितना? 0.5% सल्फेट है तो परसेंटेज रिडक्शन होगा आपका 4%। ओके, आपको याद होना चाहिए। अगर आपका 1% सल्फेट है तो रिडक्शन कितना हो जाएगा आपका? 10%। वही आपका 5% NaCl है, कितना? 5% NaCl है तो आपका परसेंटेज रिडक्शन कितना हो जाएगा? 30%। पूरा ये परसेंटेज में चल रहा है, ध्यान रखिएगा, पूरा परसेंटेज में है। वहीं पे आपका 1% CO2 है तो परसेंटेज रिएक्शन कितना हो जाएगा आपको? 20%। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पूरे टेबल अच्छे से देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद करिए, क्योंकि ये न्यू क्वेश्चन है। 0.5 सल्फेट के लिए 4% का रिडक्शन होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, 1% के लिए 10% का रिडक्शन होता है, 5% NaCl के लिए 30% का रिडक्शन होता है और 1% CO2 के लिए 20% का रिडक्शन होता है। किसके लिए पूछा है? 5% ऑफ NaCl के लिए कितना आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में रिडक्शन होगा? तो देखिए सी इज द करेक्ट आंसर, 30। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सब। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं आप। Which of these recommended minimum time limit for stripping formwork to normal structural concrete when the member like slab carrying only its own weight under cold weather air temperature above 3 डिग्री सेल्सियस in case of OPC concrete? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, बस एक लाइन में समझिए क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि आपका जो फॉर्मवर्क है, आप फॉर्मवर्क लगाते हैं, उसको आप कब रिमूव करिएगा? कहां से? स्लैब से, जब आपकी कंडीशन जो है कोल्ड कंडीशन है, 3 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसका थोड़ा टेबल है, इसको याद आप हमेशा रखिए कि आपका टाइप ऑफ फॉर्मवर्क रहेगा, उसको मिनिमम पीरियड आप कब उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपका वर्टिकल फॉर्मवर्क है, जैसे कॉलम हो गया, वॉल हो गया, बीम हो गया, तो आप 16 से 24 घंटे में इसको आप रिमूव कर सकते हैं। वहीं आपका सॉफिट फॉर्मवर्क तो स्लैब है, ये आपका स्लैब रहता है, इसके अंदर का पार्ट को सॉफिट बोलते हैं, तो आप कितना? 3 दिन के बाद रिमूव कर सकते हैं। वही आपका सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम है तो 7 दिन के बाद रिमूव कर सकते हैं। प्रॉप्स टू द स्लैब स्पानिंग अप टू 4.5 मीटर है तो आप 7 डेज के बाद रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यही आपका 4.5 मीटर से ज्यादा है तो 14 डेज के बाद रिमूव कर सकते हैं। और यही आपका प्रोप्स बीम एंड आर्चेज स्पानिंग अप टू 6 मीटर है तो आप कब रिमूव कर सकते हैं? 14 डेज पे रिमूव कर सकते हैं। और 6 से ज्यादा है तो आप 21 डेज पे रिमूव कर सकते हैं। ये कोडल प्रोविजन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका पूछा है कि स्लैब से कब रिमूव करेंगे, तो 7 डेज में हम लोग रिमूव कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा टेबल से। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ क्या बोल रहा है। 9th नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 द
टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज फॉर M40 कंक्रीट हुज स्टैंडर्ड डिविएशन फाउंड एज इतना। किसके बारे में पूछ रहा है? टारगेट मीन स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा टारगेट मीन स्ट्रेंथ का आपको फॉर्मूला होना याद होना चाहिए। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। आई होप आपको यह याद होगा, नहीं याद है तो आप नोट डाउन करिए। ठीक है, ये जो आपका सिग्मा है ये क्या है आपका? ये आपका जो सिग्मा है, ये आपका जो सिग्मा है स्टैंडर्ड डिविएशन है। जो कि आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, फॉर्मूला पुटिंग है, फॉर्मूला पुट करिए। एफसी के जो है आपका कितना M40 ग्रेड के लिए कितना होता है? 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना? 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर प्लस 1.65 इंटू 4। जब इसको आप सोल्व करोगे तो 46.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगर सिग्मा यहाँ पे दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको टेबल में बता चुके हैं डिफरेंट ग्रेड के लिए, तो वहां से आप यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसका सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ दिस इज रिकमेंडेड मिनिमम टाइम लिमिट फॉर स्ट्रिपिंग फॉर्मवर्क टू नॉर्मल स्ट्रक्चरल कंक्रीट व्हेन द मेंबर लाइक वॉल्स एंड कॉलम कैरिंग ओनली इट्स ऑन वेट अंडर कोल्ड वेदर एयर टेम्परेचर अबाउट 3 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ ओपीसी। किसके लिए बोल रहा है? वॉल एंड कॉलम से कोल्ड कंडीशन में जहां पे 3 डिग्री टेम्परेचर है, कब हम लोग फॉर्मवर्क को रिमूव करेंगे। बस इतनी सी बात है, लाइन लिखा 4, अपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको मैं टेबल में भी बता चुका हूं किसके लिए पूछा है, यहाँ पे वॉल एंड कॉलम के लिए, लेकिन यहाँ पे कोल्ड कंडीशन है, इसमें आपका होता है 5 डेज। ये आपको याद करना पड़ेगा, कितना? 5 डेज। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए 5 डेज, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए, आप चाहे तो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या फिर आप प्रिपरेशन करना चाहते होंगे। आप चाहते हैं सर मैं फ्रेशर हूं, मैं क्या करूं, मैं पहले डिफरेंट यूट्यूब से पढ़ा हूं लेकिन मेरा कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ। बिना टाइम वेस्ट किए हम एक जगह पढ़ना चाहते हैं और 2024 में सर हम एक सीट फिक्स करना चाहते हैं। आरएस जो आपका AEC प्लस है, डिफरेंट कोर्सेज लाया है। अगर आप AEJE को टारगेट करना चाहते हैं तो विजय बैच ज्वाइन करिए, और अगर आप SSC 2024 को टारगेट करना चाह रहे हैं जिसमें CBT1 CBT2 दोनों को आपको पढ़ाया जाएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, बैच 1 आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप MPPSC AE का टारगेट करना चाहते हैं तो आप प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इंडियाज मोस्ट एवेटेड वैकेंसी RRB को पढ़ना चाहते हैं CBT1, आप तेजस बैच ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप टेक्निकल पढ़ चुके हैं, आप चाहते हैं सर नॉन टेक्निकल मेरा वीक है, तो आप नॉन टेक महापैक ज्वाइन कर लीजिए। हर आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं वैसा वैसा आपका पूरा कोर्स फ्रेम्ड है। अब आप चाह रहे हैं कि सर मैंने पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करूं, पूरा कंफ्यूजन है, ESC गेट लगा रहा हूं लेकिन जब TCS का एग्जाम देने जा रहा हूं तो पे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे AE के लिए हम लोग ने पूरा प्रैक्टिस सेशन बना दिया। अगर आप सिर्फ और सिर्फ JEE का टारगेट करना चाहते हैं तो अभ्यास JEE बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम लोग लगभग 5000 क्वेश्चन कराने वाले हैं। यहीं पे अगर आप AE JEE दोनों टारगेट करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, अभ्यास AE JEE बैच ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको क्या है कि आपको लगता है कि सर हम एट ए टाइम हम सब्जेक्ट को रिकॉल करना चाहते हैं, एग्जाम से पहले सब्जेक्ट को रिवीजन करना पड़ता है, तो हम लोग क्या किए कि क्रैश कोर्स रिकॉर्ड कर दिए। क्रैश कोर्स में इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल आप SSC 2024 टारगेट कर रहे हैं या फिर आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा आपको क्रैश कोर्स में सारा पैकेज मिल जाएगा। टेक्निकल नॉन टेक्निकल आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप चाहते हैं कि सर हमारा कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, उसको ने हम लोगों ने हर सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिए। यहाँ से आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपको वीक है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारे ब्रांच वाले। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद AEC प्लस डालिएगा, वहां से आपको डाउनलोड करके मोबाइल से वेरिफिकेशन करने के बाद आप पूरे कोर्स को देख सकते हैं। जो आप जिस कैटेगरी का स्टूडेंट है उसमें आप इनरोल करके आप आराम से सेशन को देख सकते हैं। आई होप आपको आज के सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।